हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ का ये नवीनतम यूपी बोर्ड मॉडल पेपर आ चुका है। अब देखिए, ये यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल परीक्षा के लिए जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं जिनको हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पेपर किस प्रकार से आएगा, कितना समय आपको मिलेगा, कैसे सॉल्व करना, इसको समझ लेते हैं। देखिए, निर्देश दिया 15 मिनट इसमें परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के लिए दिया जाएगा। ठीक है, कितना? 15 मिनट। ठीक, और फिर टोटल समय आपके पास है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक है 70 नंबर का। अब देखिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। खंड आ जिसमें 20 अंक के हैं और ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। OMR सीट पर कैसे आप भरेंगे इसको भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है कि OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये तो सब जानते हैं, बाकी हमारा काम है बताना, बताते चल रहे हैं। दूसरा खंड बा। ठीक है, बा खंड में क्या है? 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। बात समझ में आई? खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए और खंड बा में 50 अंक के ये वर्णनात्मक प्रश्न है, मतलब जिसको आपको सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, तो 50, 20, 70 ये टोटल हो गया। अब कह रहे हैं कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। ठीक है, कितने प्रश्न हैं? खंड बा में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक, और प्रश्न के दूसरी बात आगे क्या है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख दिए हुए हैं। प्रश्न पत्र के आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस पर समय नष्ट मत कीजिए। किस पर? जो प्रश्न आपको नहीं आता हो या आपको संभावना हो कि ये आ जाएगा, तो उसको जो है लास्ट में लगाइए। ठीक है, तो चलिए, ये सावधानियां हैं। अब हम जो है क्रम से एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ये पहला प्रश्न। ठीक है, खंड आ का ये पहला प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, दिख रहा है क्लियर? चलिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको और स्पष्ट हो जाए आपका ये। चलिए, खंड आ का ये हो गया प्रश्न, इसको और भी बड़ा कर दे रहे हैं थोड़ा सा। चलिए, अब देखिए, खंड आ में किन्हीं 2 संख्याओं का लासा जो है वो 60 है और मासा 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? ध्यान समझिए। देखिए, हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए लिखते चल रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, डिटेल में हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, आपको सब आसानी से समझ में आता जाएगा। ठीक है, क्या होता है? मासा गुणे लासा। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, पहली संख्या मतलब एक संख्या दी हुई है 12, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x, और ये लासा दिया हुआ कितना? 60 और मासा दिया हुआ है 3। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x बराबर आएगा आपका 60 गुणे 3, ये तो है ही। देखिए, ये जो है 12, इसको इधर ले आएंगे तो नीचे हो जाएगा। बात ये याद रखिए कि यदि बराबर के इधर उधर करते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ पक्षांतर करते हैं, तो क्या होता है? प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ये बात अच्छे से याद रखिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। और ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर। ये बात याद रखना। क्या? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर है तो नीचे और नीचे है तो ऊपर। तो चलिए, इस 12 को नीचे ले आइए। जो बच्चे नहीं समझते हैं उनके लिए भी ये बातें हैं, बाकी जो लोग जानते हैं अच्छी बात है। चलिए, इसको सॉल्व किया जाए। कितने से कटेगा? ये काटिए, 12 1 के 12 और 12 पच्चे 60। अब यहाँ आपका बच गया x बराबर 5 गुणे 3, तो ये आ गया 15। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? देख लीजिए, 15। ये आपका इसमें ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना? चलिए, ये लेते हैं। देखें, ये
थोड़ा मोटा कर दें इसको, ये ठीक है, ये सही है। चलिए अब इसके बाद अगला लगाते हैं, ये दूसरा वाला। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर मतलब शून्य के अतिरिक्त कोई परिमेय संख्या है, और उसमें किसमें गुणा करना है? अपरिमेय संख्या में। ठीक है, तो किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए या फिर भाग करिए, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। बात समझ में आई? देखिए गुणा करने पर तो हो सकता है ना। देखिए गुणा दो अपरिमेय संख्याएं, जैसे दो अपरिमेय संख्याएं, जैसे √3 ये मान लेते हैं, यदि जैसे √3 ये क्या है? अपरिमेय। इस अपरिमेय में गुणा करेंगे तो ये तो परिमेय बन जाएगी, लेकिन अपरिमेय संख्या में यदि कोई भी परिमेय संख्या गुणा करें तो वो अपरिमेय ही होती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो ले आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको बहुत डिटेल चैप्टर वाइज एक एक करके सॉल्व करेंगे, वहाँ आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। अभी फिलहाल जितना बता रहे हैं इतने से आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए क्या है ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का गुणा करेंगे तो परिमेय हो जाएगी, लेकिन अपरिमेय में परिमेय से गुणा करेंगे तो वो अपरिमेय ही रहेगी। तो अब बता दीजिए इसका उत्तर। शून्येतर कोई परिमेय संख्या मतलब शून्य के अतिरिक्त कोई परिमेय संख्या, अपरिमेय का गुणन करेंगे तो क्या आएगा भाई? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए तुरंत? सदैव अपरिमेय होगी, यानी ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। रेखा युग्म समीकरण इतना और इतना के हल होंगे। ठीक है, कितने हल होंगे ये पूछ रहे हैं, तो चलिए इसको मिटा के आपको सॉल्व करके अच्छे से बता देते हैं कि कब, कैसे, कितने प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे, इसका उत्तर तो बताएंगे ही। देखिए दो समीकरण है ना, दो समीकरण है, यदि इसमें गुणांकों का अनुपात, देखिए पहले का मान लेते हैं गुणांक। देखिए दो समीकरण है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण आपका 2 करके मान लेते हैं, क्या? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण है। ठीक है, अब यदि इसमें पहला कंडीशन है, क्या है पहला कंडीशन? कि यदि a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2 यदि आता है, ठीक है, तो कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं। कितने? एक हल होते हैं। और ये क्या होता है ऐसे में? ये रेखा प्रतिच्छेद करती है। दूसरी बात, यदि a1 अपान a2 ये बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो क्या होता है? ये रेखाएं समांतर होती हैं और कोई भी हल नहीं होता है। क्या होता है इसमें? कोई भी हल नहीं होता। देखिए दो रेखाएं जितने बिंदु पर मिलती हैं उतने हल होते हैं। कितने हल होते हैं? जितने बिंदु पर मिलती हैं। तो ये देखिए प्रतिच्छेदित कर रहा है तो एक बिंदु पर मिलेगा, समांतर है तो कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिलेगा तो कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं। ठीक, कोई हल नहीं। ठीक, ये बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल आई होगी भाई, क्यों नहीं आएगी? देखिए कोई हल नहीं होगा इस कंडीशन में यदि पहले वाला बराबर हो, बाद वाला बराबर ना हो। दूसरी बात, एक हल होगा यदि ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये आपका हो गया और ये दूसरा हो गया। चलिए तीसरा लिखते हैं। ये तीसरा कंडीशन क्या है समझिए, ये क्या हो सकता है? a1 अपान a2, अब तीनों बराबर कर दे रहे हैं, b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। जब तीनों बराबर हो जाएगा भाई, दोनों रेखाएं जो है, दोनों रेखाएं देखिए, पहली वाली रेखा ये है, दूसरी वाली ये रेखा, दोनों के गुणांकों का अनुपात बराबर आ रहा है, मतलब चर x y और अचर पद के गुणांकों का अनुपात ये बराबर आ रहा है ना। तो क्या होता है कि ये जो है देखिए दोनों बराबर आ गया, तो मतलब एक ही बिंदु से दोनों रेखाएं जाएंगी। मतलब कितने बिंदु पर मिलेंगे? बहुत सारे बिंदु पर मिलेंगे, अनंत बिंदु पर मिलेंगे। तो इसमें कितने हल होंगे?
अनेक हल होंगे। ऐसे में कितने हल हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। चलिए यही लिख दे रहे हैं, अनेक हल। चलिए अब ये तीनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। 101% इसमें से एक ना एक जरूर एग्जाम में आता है। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर नहीं है तो एक हल होगा, प्रतिच्छेदित करेगी। ये बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, समांतर होगी। यदि तीनों बराबर हो जाएं तो संपाती होती है, मतलब एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं, दोनों रेखाएं एक ही हैं, अनेक हल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें। अब बताइए, देखिए अब अनुपात हमको निकालना है। यक्ष का गुणांक यहाँ कितना है? यक्ष का गुणांक यहाँ पे है कितना? देखिए यक्ष का गुणांक यहाँ है 1। ठीक, चलिए 1 लिखते हैं। अब बटे में यक्ष का गुणांक यहाँ कितना है? 4, ये आ गया आपका। फिर देखिए y का गुणांक यहाँ कितना है? 2। ठीक है, y का गुणांक कितना है? 2। कहाँ लिखें? चलिए यहाँ लिख देते हैं, 2 है। और फिर y का गुणांक यहाँ कितना? 8। तो 2/8 ना, इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो 1/4 आया कि नहीं आया? देखिए y का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ y का गुणांक 8 है, तो 2/8 करिए, फिर इसको काट दीजिए, आया 1/4। तो यहाँ पहले देखिए यक्ष का गुणांक 1 था, यहाँ यक्ष का गुणांक 4 था, तो 1/4 आया। जब y वाला हमने गुणांक का अनुपात निकाला तो ये भी आया 1/4। वाह जी वाह। चलिए अब नियतांक पद का जो है अनुपात निकाल के देखते हैं। नियतांक पद कितना है? यहाँ -5 है आपका, और फिर यहाँ बटे में -20 है। तो पहले तो -20 -5 का माइनस जो है हटा दीजिए, है ना। अब काटिए इसको, 5 कम 5 और 5 चौके 20, तो 1/4 आया। कितना आया? 1/4। वाह जी वाह। अब बता दीजिए भैया कौन सा होगा? तीनों बराबर हैं, अनेक हल होंगे। बता दीजिए ऑप्शन कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, 2 हल होगा। कौन सा सही होगा? वाह जी वाह, बहुत अच्छे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या, क्या सबसे बड़ी संख्या, वह जिससे, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। प्रश्न समझ में आया? देखिए फिर से ध्यान समझिए क्या करें कि वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको, जिससे, वो संख्या बतानी जिससे 70 में जब भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है। 125 को विभाजित करने पर, मतलब 125 में भाग देने पर 8 शेष बचता है। कुछ समझ में आया? फिर से सुनिए, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 70 में भाग देने पर 5 शेष बचता है, और उसी बड़ी संख्या से 125 में भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है। तो निकालिए। देखिए 8, यहाँ 5 शेष बच रहा है ना, तो इसमें से 5 एक काम करिए, पहले निकाल ही दीजिए, तो बच जाएगा कितना। इसको मिटा दे भाई, नोट करना है नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो रोक करके। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर लगाते हैं। तो करना क्या है, 70 में से 5 माइनस कर लेना है। 70 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा आपका कितना? 65। और 125 में से 5 माइनस करिए तो क्या आएगा? वाह क्या बात है, ये आया 65, और ये 125 माइनस 5 तो आया 120। ठीक, अब इन दोनों को काटने वाली संख्या देखनी है, तो वो संख्या देख लीजिए बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे वो होती है मासा। तो इनका मासा निकालना है हमको, तो मासा निकालने के लिए करना पड़ेगा गुणनखंड। वाह, करिए गुणनखंड। 13 × 5 = 65। वाह, काट दीजिए इसको, 13 × 5 आएगा। अब ये आपका है 120, है ना, 120। इसको काटिए, कितना होगा? 120 है, ये जो है 3 से काट दें, 3 चौक 12, और वह बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा, इसमें तो 8 शेष प्राप्त होता है यार। देखिए 70 में से 5 निकालेंगे 65। अब कह रहे हैं 125 में से, 125 में जब उस संख्या से भाग देंगे ना तो कितना बचना चाहिए? ओह,
कितना बचना चाहिए? 8 बचना चाहिए। तो इसमें से हमको घटाना कितना है? 8 घटाना है ना, तो 8 घटाइए ना, इसमें से क्या करेंगे? 8 घटाएंगे। तो 8 घटा के देखिए क्या आता है। 8 घटाइए तो 15 में से 8 गए 7, 8 7 15, ये 7 हो गया। और यहाँ बचा कितना? एक उधार दिया है, बचा है 11। ठीक है, अब क्या करिए, इसका जो है भी गुणनखंड निकाल लीजिए। कितना है? 1 1 7। ठीक, चलिए गुणनखंड करते हैं। 1 1 7। अब देखिए 7 3 7 2 9 हो रहा है ना, 7 2 9, इसका मतलब 3 से ये कटेगी। 3 से काटिए, 3 3 9 2 11, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 कम 3 3 3 9, तो ये कितना आया? 3 3 9 और फिर गुणे 13। ठीक है, 13 9 117। चलिए अब जो है इसका निकालेंगे हम लोग मासा। निकाल लीजिए मासा कितना आएगा, जो दोनों में हो। देखिए ये है 13 ना, तो 13 लिख लीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। यही 13 वह संख्या है जो इससे इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी। अब 65 को काट देगी, 117 को काट देगी ना। तो यदि 70 में भाग देंगे तो 5 शेष बच जाएगा। 13 5 65, 5 70। ठीक है, और इसमें जब भाग देंगे 13 9 117, 8 बच जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। तो वो कौन सी संख्या है? 13, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये 4 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। अब जो है आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये 4 हो गया, 5वां प्रश्न हमको सॉल्व करना है। ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, चलिए सारे प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। ये आपके इसमें 13 है, फिर अगला जो है इसमें जो है 14। देखिए ये ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्न है। ठीक है, और ये आपका ये देखिए इस प्रकार से ये 5 प्रश्न, जैसा कि कहा गया था ना 5 प्रश्न हैं, ये सारे हो गए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कहाँ तक हुआ? 4 हुआ है, 5वें से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके देखते हैं भाई। चलिए 5वां देखिए भाई। इसमें क्या कहा जा रहा है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से हैं? देखिए पहला तो ए मान लीजिए 3 हो गया। अब अगला कितना होगा? 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, है ना। क्या आएगा? 3 9 12, ऐसे ऐसे 5 पदों को निकालना है। तो इसमें आपका प्रथम पद आ गया ए बराबर 3, और फिर निकालेंगे सर्वांतर डी बराबर 9 माइनस 3 आएगा कितना? 3। पदों की संख्या n बराबर है 5। ठीक है, अब फार्मूला लगा दीजिए भाई। फार्मूला क्या होता है? यस n इज इक्वल टू n/2 और फिर ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब इसी में सॉल्व करिए रख करके। n की जगह कितना लिखना है? 5/2 और 2 गुणे a की जगह 3 प्लस n का मान कितना है? 5 माइनस 1। डी की जगह कितना लिखना है? डी का मान 3 आया, 3 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 5/2। ठीक, 3 दूना 6 प्लस 5 में से 1 निकाल दीजिए, 4 गुणे 3। ठीक, अब ये आया आपका 5/2। अब ये कितना? 4 3 12 और 12 गुणे 6 कर लीजिए यहीं पे। 12 धन 6, तो 12 6 18। क्या आ गया? 18। 2 से काटिए, 2 9 18, 9 5 45। तो कितना आ गया आंसर? इसका आंसर आ गया 45 होगा। ठीक है, तो 5 तो लिख करके, यदि ये ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऐसे भी ये छोटा सा प्रश्न है तो इसको ऐसे भी आप लगा सकते थे बिना इतना सब किए। देखिए 3 तो हो गया, 3 9 12, फिर अगला आएगा 15। 15 के बाद कितना आएगा भाई? बोलते जाइए। वाह, कितना?
15 के बाद 18, 18 के बाद 21, कितने लेने हैं? 5 लेने हैं। 1 2 3 4 5, इसको छोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे आप ना तो आएगा कितना? 45। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। बात समझ में आई? चाहे तो इसको लिख करके 5 तो जोड़ दीजिए, या फिर इस फार्मूले का यूज करके आप कोई भी निकाल सकते हैं, चाहे जितने पदों का योग निकालना हो निकाल सकते हैं। तो चलिए 45 होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला। ये ठीक है, 3 के गुणजों का ही हो गया आपका। चलिए अगला देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करिए, क्या विचार करना है? दिए गए समीकरण के विविक्तकर 0 से कम है, तो विविक्तकर निकालेंगे तब न बताएंगे। चलिए निकालते हैं। फिर आगे क्या है? समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है, विविक्तकर 0 है। क्या होता है विविक्तकर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं आपको। चलिए पहले तो हम जानते हैं विविक्तकर है क्या, कहाँ से मिलेगा, कैसे निकालेंगे, होता क्या है, क्या फ़ायदा है इसके निकालने का, सारी बातें स्पष्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये द्विघात समीकरण है, ax² + bx + c = 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। अब देखिए द्विघात समीकरण है तो चर पद की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो 2 है। ठीक, अच्छा ये है। अब चर पद की अधिकतम घात 2 है और यह है समीकरण, तो समीकरण में जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही यक्ष के मान प्राप्त होते हैं, और यक्ष का जो मान प्राप्त होता है उसको कहते हैं रूट, हल, जीरोज, शून्यक, जो कहना चाहिए कह लीजिए। तो अब भैया यक्ष का मान है ना, तो यक्ष का मान ये जो है मूल है ना, दोनों मूल हैं। तो अब हमको जो है विविक्तकर जब निकालेंगे ना, तो विविक्तकर की सहायता से हमको पता चलेगा कि इसके दोनों मूल समान है कि असमान है, वास्तविक है कि काल्पनिक है, ये बातें पता चलती हैं। ये फायदा है विविक्तकर निकालने का। तो चलिए विविक्तकर समझते हैं होता क्या है। ये b² - 4ac, ये है विविक्तकर। ठीक, अब इसमें आपको याद रखना कि b² - 4ac यदि 0 आ जाएगा, क्या आया? 0, तो मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? चलिए लिख देते हैं, वास्तविक और समान। अब दूसरी बात, b² - 4ac ये 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक हो जाए। क्या हो जाए? धनात्मक हो जाए, तो वास्तविक और असमान होगा। तीसरी बात, यदि b² - 4ac 0 से छोटा हो यानी ऋणात्मक हो, अगर ऋणात्मक आ जाए, माइनस में आ जाए, तो मूल काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, चलिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, विविक्तकर को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए ये क्या है, लिख दें यहाँ थोड़ा सा। 0 है तो क्या होगा? वास्तविक समान, थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं। ठीक है, वास्तविक और समान होगा। धनात्मक आ जाए तो वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। ठीक, तीसरी बात, अगर माइनस में आ जाए तो क्या होता है? काल्पनिक होता है। ठीक, चलिए अब चेक करते हैं कि क्या है इसमें स्थिति। तुलना करेंगे, देखिए जब इसका 2x² - 4x + 3 = 0 है ना, करिए तुलना भैया, बैठ के देखने से नहीं कुछ होगा, कॉपी पेन लीजिए लिखिए, है ना। जब लिखेंगे फिर अच्छे से समझ में आएगा, खुद करिए ना। एक बार तो स्कूल में पढ़ ही चुके हैं आप लोग, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, नहीं पढ़े हैं तब भी हम बताएंगे ऐसे कि आपको आसानी से आ जाएगा। तो देखिए क्या है, तुलना करिए पहले तो। ax² है ना, तो x² में यहाँ a है, तो यहाँ x² के आगे क्या है? 2 है, यानी a का मान 2 आ गया। यहाँ x में b का गुणा है और यहाँ x में कितने का गुणा है? -4 का गुणा है। बात समझ में आई? x² में a है, यहाँ x² में 2 है, तो a = 2 हो गया। x का गुणांक b है तो b लिखे, यहाँ x का गुणांक -4, 4 लिख दिए। अब देखिए +c लिखा गया है और यहाँ कितना लिखा गया है? +3, तो c = 3। ABC मिल गया। अब निकालते हैं हम विविक्तकर। क्या निकालेंगे? विविक्तकर निकाल करके अब हम चेक करते हैं। चलिए, तो विविक्तकर b² - 4ac होता है ना, तो b² डायरेक्ट रख दें। चलिए एक बार और लिख देते हैं, b² - 4ac। b की जगह कितना लिखना? -4 का स्क्वायर और -4। a की जगह कितना है? 2 रख दीजिए। c की जगह कितना है? 3, इसको रख दीजिए। अब सॉल्व करिए, 4 चौक 16 हो गया, माइनस लगाइए, 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये आया।
8 दूनी 16 3 24 यानी -8 आएगा, है ना। 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 आएगा, 24 बड़ा है, माइनस लगाइए, हो गया ये। तो अब देखिए माइनस में आ गया है, विविक्तकर क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ। अब विविक्तकर ऋणात्मक हुआ तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसका उत्तर। हम क्या करें, समीकरण के विविक्तकर शून्य से कम है, ऋणात्मक है ना, तो शून्य से कम तो होगा ही, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं, समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया। मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। आगे देखिए, समीकरण के विविक्तकर शून्य है, कहाँ शून्य है जी, विविक्तकर शून्य तो है नहीं, ये गलत हो गया। और ये समीकरण के मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक कहाँ से होगा, काल्पनिक हो गया है ये। तो अब देखिए निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ए ऑप्शन में दिया ए और बी सही है, हाँ बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में दिया है क्या, ए और बी सही है, वाह जी वाह, गजब कहानी। ए और बी सही है, ए और बी सही है, ये क्या नौटंकी है। चलिए सी और डी सही है कह रहे हैं, मान लो ये तो गलत हो जाएगा, केवल ए सही है, केवल ए सही है, ये भी गलत है ना। तो देखिए यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ये भी सही आपका हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से, है ना। तो यहाँ कहीं शायद इसमें मिसप्रिंट हो गया, लिखने में गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, आपको समझना है, ठीक है। तो क्या ए और बी सही है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो भाई कौन सा गोला भरोगे इसमें। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आपको समझने से मतलब कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतना है, इनका विकर्ण है, विकर्ण निकालना भाई। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, है ना। चलिए ओहो, चलो क्या एक आयत पहले बना लेते हैं। हाँ बन गया आयत, ठीक। इसमें क्या कह रहे हैं कि 3 शीर्ष दिए हैं, कितने दिए हैं, 0 0, क्या दिया हुआ है, 0 0। तो कैसे बनाए 0 0, चलिए यहाँ मूल बिंदु इसको मान लेते हैं, ये हो गया आपका 0 0, ठीक। ओ ये मान लीजिए ये x अक्ष, ये बन जाएगा y अक्ष, ठीक है। ये हो गया 0 0, फिर क्या कह रहे हैं 0 3, x पर 0 y पर 3, तो ये हो जाएगा 0, 3, ये एक का निर्देशांक हो गया। बात समझ में आई, x अक्ष पर इधर नहीं जाना है, ये x अक्ष पर नहीं जाना है, 0 है, y पर 3 यानी ऊपर की ओर 3 जाना है, इसी 0 सीध में 3 जाना है, तो ये मिल गया ये। और ये ओ 0 0 हो गया, ये b कितना है 5 0, यानी x अक्ष, ये x अक्ष पर कितना जाना है 5, यहाँ ये आपका हो गया 5, 0, ये हो जाएगा आपका क्या b। बात समझ में आई। चलिए तो विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण कौन सा होगा इसमें, ये मिला दीजिए, यही ए बी, यही ना विकर्ण होगा। अब विकर्ण की दूरी निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सामने। चलिए निकालते हैं। दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, जैसे 2 बिंदु, चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। 2 बिंदु में कौन सी हैं, x1 y1, यदि मान लेते हैं ए कोई बिंदु है, ठीक है, और बी कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक जो है x2 y2 है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इतना समय नहीं लगेगा आपको, है ना, इसको डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है ना। आप देख करके उत्तर लगा सकते थे, 3 3 9 5 5 25, 25 9 कितना, 25 9 हो जाएगा कितना, 34, √34, यही आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करके बताते हैं आपको, जल्दीबाजी नहीं। तो करके देखिए, ये √x की जगह x1 कितना आपका 0 माइनस x2 5 का स्क्वायर और प्लस y1 कितना है 3
माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, ये 5 का वर्ग हो गया 25 और ये 3 का वर्ग हो गया 9, तो 25 5 30 4 34, ये आया √34। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ये। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं क्या करें हैं। यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/2 है तो के का मान निकालिए। चलिए तो फिर हम के का मान निकाल के देखते हैं। ये 8वां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि यक्स स्क्वायर, क्या यक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 के एक मूल 1/2 है तो के का मान बताना है। तो देखिए यदि एक मूल दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है मतलब यक्स का मान दिया हुआ है, तो यक्स का मान यदि आपको पता है ना, यक्स का मान यदि आपको पता है तो उस यक्स के मान को इसमें आप रख दीजिए, आ जाएगा के का मान। ठीक है, तो एक मूल यहाँ कह रहे हैं 1/2 है, एक मूल 1/2 है, इसका मतलब यक्स का एक मान 1/2 है। ठीक, यक्स बराबर 1/2 यहाँ रख दीजिए, यक्स बराबर 1/2 रखने पर तो रखिए, देखिए यक्स की जगह 1/2 का स्क्वायर करिए प्लस के और गुणे यक्स की जगह 1/2 और माइनस 5/4 बराबर 0। सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4। ठीक, कितना है 5/4 बराबर 0। अब 5 में से 1 निकाल लीजिए, देखिए हर बराबर है ना इसका, तो इसको तो हम घटा सकते हैं। 5 में से 1 निकालिए, कितना आएगा -4 और /4 प्लस, देखिए इसको तो घटा दिए, अब प्लस k/2 आपका बचा हुआ, इसको लिख लीजिए k/2 बराबर 0। ये 4 से 4 काटिए, आया कितना -1 और प्लस k/2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए माइनस को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा k/2 बराबर 1, तो गुणा कर लीजिए k बराबर, ये 2 नीचे है ना, इधर आएगा ऊपर हो जाएगा 2, तो k का मान कितना आया 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर है। चलिए समरूप और सर्वांग सम को अच्छे से समझ लेते हैं आज। ठीक, तो सारे डाउट आपके क्लियर कर देते हैं। देखिए समरूप मतलब एक ही रूप, ठीक है, एक ही रूप का। अब जैसे ये आपका, चलिए इसी में देख लेते हैं, ये आपका बन गया, ये आपका बन गया, एक ही रूप का, एक ही रूप है, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये समरूप है ना, तो समरूप है। ठीक है, चलिए त्रिभुज में समझते हैं। त्रिभुज में हमको देखना है ना, तो त्रिभुज पहले बना लेते हैं, समरूप त्रिभुज। ये त्रिभुज आपका हो गया और दूसरा ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज के नाम रख देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब देखिए ये समरूप है ना, तो भुजाएं तो बराबर नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, है ना। कोण हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं, होते हैं। ठीक है, तो यदि समरूप त्रिभुज है तो इनके कोण यानी संगत कोण बराबर होंगे, यानी बी बराबर क्यू के होगा, ए बराबर पी के होगा, सी बराबर आर के होगा। संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। भाई संगत भुजाओं का अनुपात मतलब ए बी, इसका जो ए बी है उसी जगह पर इसमें कौन है, पी क्यू है। ठीक, ए बी बटे पी क्यू, और फिर इधर ए सी बटे पी आर, ये वाला। और बी सी बटे कितना होगा आप बोल दीजिए जल्दी से, बी सी बटे कितना, बी सी बटे वाह क्यू आर। ठीक है, ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर किसके, कोण पी के, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर किसके, वाह
आर की। ठीक है, तो चलिए इतनी सी बात है। देख लीजिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है। यदि, बात समझ में आ रही है, संगत कोण बराबर होते हैं। आगे, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? उपरोक्त दोनों सही हैं, तो दोनों सही हैं तो दोनों सही कर लीजिए, यानी सी वाला ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि, ये समझ में आया ना? बिल्कुल आया होगा, काहे नहीं आएगा। ये समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ कह रहे हैं संगत कोण बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, अनुपात बराबर, देखिए समानुपाती में कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। देखिए ये बराबर है ना, बराबर है मतलब बराबर है तो ये नियतांक है, कांस्टेंट के बराबर है, तो यहाँ आप लिख सकते हो कितना, देखिए ए बी बटे पी क्यू, ये क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपका आएगा ए बी बराबर के पी क्यू। अब ये कांस्टेंट को हटाइए, बराबर को हटाइए, समानुपाती लगाइए। ठीक है, साइंस में इसको आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे, अभी तो फिलहाल इतना समझिए कि ये समानुपाती है, मतलब ये भुजा बढ़ जाएगी तो ये भी भुजा बढ़ जाएगी यदि समरूप है तो। ठीक है, ये भुजा बढ़ी तो ये भी बढ़ जाएगी, ये वाली बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी। संगत भुजाओं का जो है अनुपात बराबर होता है, या कह लीजिए समानुपाती होती हैं, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा यदि समरूप है तो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में कोण सी समकोण है, 90 अंश है, ए सी बराबर 3 सेमी और बी सी बराबर 4 सेमी है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप है। चलिए तो फिर माध्यिका की माप निकालते हैं। यहाँ जो है समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ठीक है, कहाँ से बनेगा समकोण त्रिभुज? ये, ठीक, इसमें माध्यिका भी बना दीजिए। समकोण त्रिभुज से जाने वाली ये माध्यिका, समकोण त्रिभुज जाने वाली माध्यिका बराबर बराबर बांटती है दोनों को। ठीक है, क्या करती है? ये भुजा इसके बराबर होती है। इसमें क्या कह रहे हैं? बी, इसमें सी समकोण है, ए सी 3 सेमी, सी समकोण है, ए सी यहाँ बी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब सोचते जाइए, ए सी का मान 3 है और बी सी का मान 4 है, तो पहले तो एक काम करिए, समकोण त्रिभुज है ना, तो एक काम करिए, पहले तो निकाल लीजिए ए बी का मान। ए बी का मान आप लोग बताइए जल्दी से, ए बी का मान कितना होगा? बहुत अच्छे, 5 हुआ ना, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है, इसको पहले हटा दें, या ठीक, तो ए बी का मान मिल गया और ये भी बराबर होती है ओ या। ठीक है, ये तीनों आपस में होती हैं बराबर। तो ये आया है 5, आएगा ना 5? बिल्कुल आएगा। 5 का आधा कर दीजिए, कितना आएगा? 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, ये भी आपका 2.5 ही होगा। ठीक है, जाने वाली इस माध्यिका की लंबाई कितनी आ गई? 2.5, काम खत्म। ठीक है, चलिए कौन सा सही होगा? ये ए वाला। ठीक, चलिए भाई अगला देखिए क्या कह रहे हैं। इसको तो पहले हटा दें हम। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान बताना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या करें। ये साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। निकालना है आपको साइन पावर 4 प्लस कास पावर 4। ठीक है, तो एक काम करिए, पहले तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। दोनों पक्षों का वर्क करने पर आप लिखना चाहें लिख दीजिए। तो ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिए,
तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, आपको पता है। अब आगे जो है -2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, ये 1 से 1 गायब कर दीजिए भैया, काट दीजिए इसको, है नहीं काटना है मत काटो। चलो क्या करोगे फिर, पक्षांतर करोगे, वाह करिए फिर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। 1 को इधर लाइए, या प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब 1 में से 1 घटाइए ना, कितना आएगा, कितना आया जी, 0। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, ये आया 0 बटे, है ना, कितना 0 बटे -2। अब 0 बटे कुछ रहे, उसका मान होता है 0, तो ये आपका आ गया साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0। ये चीज़ आपको यहाँ से मिला। इसको रखे रहिए, अभी बताते हैं आपका काम, इसका काम कहाँ लगता है। चलिए निकालना क्या, पावर 4 ना, वाह जी वाह। चलिए नया पेज ले लेते हैं ना। तो एक काम करिए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, कर दीजिए इसका भी वर्ग। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ओहो इसका करना है वर्ग। अब 1 का वर्ग आएगा 1, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, कर लीजिए। तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a इंटू बी बराबर 1 का वर्ग 1 हो गया। अब देखिए ये आया आपका साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अभी हमने निकाला था ना, कितना आया था, 0। कितना आया था, 0 आया था, है ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आया था, 0 आया था। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह हम 0 रखेंगे यहाँ, तो 0 रख दीजिए, 0 का स्क्वायर 0, तो अब इधर आया 1, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बचा कितना, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये ठीक है, बराबर हो गया। तो कौन सा सही होगा, 1 है ना, 1 यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए बराबर देखते हैं, ऊपर कर दें, कर लीजिए फिर। ये कहाँ है, नहीं हट रहे हो जी, नहीं हटना है, कौनो बात नहीं, तुमको ऊपर पहुंचा दे रहे हैं, जाओ। हाँ अब तो हटोगे, जाओ। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझिए, इसमें दिमाग लगाइए तब तक। क्या है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, है ना। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा सत्य है, जबकि a बराबर है, यानी a का मान निकालना है। निकालिए a का मान। तो सॉल्व करें यहीं,
साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। साइन 2 थीटा का क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला, ठीक है। और इधर आपका है 2 साइन थीटा। ये साइन थीटा गायब कर दीजिए भैया। आया कितना? ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, इस 2 को इधर लाइए, नीचे हो जाएगा, काट दीजिए, 1 आएगा। तो अब आया क्या? आ गया आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस में कितने की वैल्यू 1 होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी थीटा बराबर आपका आ जाएगा 0 अंश। तो कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। चलिए, आया समझ में ना? साइन 2 थीटा ये फार्मूला आया ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये याद रखना है आपको। 2 साइन थीटा, ये साइन साइन काट दिए, 2 कॉस थीटा इक्वल टू 2 बचा। ये देखिए 2 है, 2 को नीचे ले आए, काट दिए, 1 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 0 लिख दी, थीटा का वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। हाय, ये 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये मान निकालना है आपको। हाँ, तो चलिए निकाल के देखते हैं। ये आपका 4 tan थीटा है, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। अब यहाँ लगाइए 4 tan थीटा, 4 tan थीटा। अब इस tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होता ही है, ये आपको पता है। tan का क्या होता है? साइन अपान कॉस। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, 4 साइन थीटा बराबर 3 कॉस थीटा। अब जहाँ 4 साइन थीटा है वहाँ 3 कॉस थीटा रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख दीजिए। देखिए 4 साइन थीटा की यहाँ क्या लिखेंगे? 4 साइन थीटा की जगह हमको लिखना है, चलिए एक बार लिख देते हैं प्रश्न को, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए 4 साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे? 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे यहाँ भी 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। 3 में से 1 निकाल दीजिए, 2 कॉस थीटा, जोड़ दीजिए 4 कॉस थीटा। वाह जी वाह, क्या बात है। कॉस कॉस गायब, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 1/2 आएगा, है ना। बहुत आसान है, 1/2 यानी सी वाला ऑप्शन सही हो गया। एक तो ये तरीका है, और बहुत से तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये tan की वैल्यू पता है आपको, tan है, सॉल्व करें, कर लीजिए फिर। ये tan थीटा आपको पता है ना, तो tan थीटा बराबर होगा क्या? tan थीटा बराबर 3/4। अब tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। लंब आधार, अगर लंब 3 है, देख रहे हैं, लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण 5 ऑलरेडी होगा ही। अब लंब कर्ण आधार मिल गया, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता है कि नहीं होता? तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना? 3/5, साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, यानी 4/5, ये हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे तब भी आएगा। रखें, 4 साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे? 3/5 माइनस कॉस थीटा की जगह 4/5, बटे लगाइए 4 गुणे साइन थीटा की जगह 3/5 प्लस 4/5। अब ये हल करिए, कितना? 4 3 12। अब देखिए 5 5 बराबर है ना, तो 12 माइनस 4/5, और नीचे 4 3 12 प्लस 4/5, ये 5 5 आपका कट जाएगा। 12 में से 4 निकालिए, 8 आया,
12 4 16, 8 दूनी 16, यानी 1/2। चाहे जैसे सॉल्व करेंगे देखिए आएगा 1/2। सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये 13 प्रश्न हो गए, बाकी 7 प्रश्नों को आगे अब सॉल्व करते हैं हम। ये 13वां हो गया ना। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। ये है, थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसको पहले तो। ये ठीक, सॉल्व करिए, देखिए क्या करें 14वां में, यही ना। सेक ए प्लस tan ए और फिर 1 माइनस साइन ए का मान होगा, इसमें से क्या होगा ये निकालना है ना। तो सॉल्व करें, क्या है सेक ए माइनस tan ए और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। ठीक, सॉल्व करिए, सेक को लिखिए 1/cos ए, माइनस है प्लस है, प्लस है प्लस बनाइए इसको। tan को लिखिए साइन A/cos ए। बात समझ में आई? फार्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, सारे फार्मूले जितने भी फार्मूले हैं सब के सब को एक ही वीडियो में हम दे देंगे आपको याद करने के लिए। और याद करने के लिए क्या दे देंगे, तुरंत याद करा देंगे भाई। ये देखिए हर बराबर है, ऊपर जोड़ लीजिए 1 प्लस साइन ए और नीचे लिखिए कॉस ए। ठीक, अब इधर बचा कितना है 1 माइनस साइन ए। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लगाइए, ऊपर गुणा है ना, कर लीजिए क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे नहीं? देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो गया। नीचे उतार लीजिए आपका कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है क्या, बहुत अच्छे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए है, एक कॉस कैंसिल, बच गया आपका एक कॉस अकेले। तो कॉस ए ऑप्शन सही होगा, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, चलिए 15वां देखते हैं। यदि त्रिज्या r 15वां देखिए भैया, पहले इसको मिटा दें। इसमें कौन सा सही था, डी वाला। ठीक है, 15वां क्या करें, आर सेमी, त्रिज्या आर सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है। तो त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही ना दिया है, होता है थीटा। क्या होता है, थीटा अपान 360 360 समझ लीजिए, और गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यही देख लीजिए थीटा पाई आर स्क्वायर, यही दिया ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। ठीक है, तो यही आपका इसमें सही हो जाएगा। ओहो, ये ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक, आगे बढ़े। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही जानते हैं, काहे नहीं जानते हो जी, बिल्कुल जानते होगे हैं। सुराही में देख रहे हैं ऐसे, कुछ ऐसे ही होता है। ये लो ना, खाली कर दे, सुराही बना देते हैं। कैसे बनाए इसको मिलाए। ठीक है, चलिए आपकी सुराही तैयार। यह
अब सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, किस किस चीज का संयोजन है? एक गोला और एक बेलन, हाँ बिल्कुल, ऊपर बेलन है नीचे गोला है। अर्धगोला, एक बेलन, अर्धगोला थोड़ी ना है, ये तो हो गया रॉन्ग, ठीक है, ये हो गया गलत, ये है सही। दो अर्धगोला, कहाँ दो ठो अर्धगोला है, ये भी गलत। एक बेलन, हाँ है, एक शंकु, कहाँ है, नहीं है, ठीक है। तो यानी एक गोला और एक बेलन का है संयोजन। चलिए अब देखते हैं 17वां। इसमें क्या करें, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य निकालना है, ठीक है। 1 से 10 तक की विषम धनात्मक संख्याओं का माध्य निकालना है। इसमें कौन सा सही था, ए वाला लगा दीजिए। चलिए अब देखते हैं 17वां। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या पहले लिख लेते हैं ना, लिखिए 1 से 10 तक की, तो 1, फिर इसके बाद अगली विषम संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 10 तो है नहीं, ठीक है। तो इतनी विषम संख्या है, इसका माध्य निकालना। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन पदों को हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इनकी संख्या से भाग दे देंगे। 3, 2, 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग दीजिए, हल करिए इसको। 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25 बटे 5 काट दीजिए, आया 5। बात समझ में आई। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, लिख दे, बोल तो रहे भैया, समझ लो यार। समांतर माध्य बराबर क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सबको जोड़ दिए हैं। कितनी संख्या है, 5, 5 से भाग दिए, जोड़ दो 25 आया, 5 से भाग दो 5 आया, क्या है, ठीक है। कौन सा सही होगा, डी वाला। जुड़े रहिए भैया साथ में, सारे प्रश्न को यूं चुटकी में उड़ाओगे, ठीक है। चलिए ये 17वां हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे 18वां और 19वां और ये 20वां, ठीक है। चलिए तो पहले इनको उड़ा दें, हम क्लियर कर दें। या इन आंकड़ों की क्या निकालनी है, माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए पहले जो भी डाटा दिया रहे, माध्यिका मतलब समझिए यार क्या है, ये 5 अंगुली है ना, तो माध्यिका कौन सी अंगुली होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं है, पहली, दूसरी, तीसरी, यही वाली है ना। 5 संख्याएं हैं, तो 5 में 1 जोड़िए, 6 आया, 6 का आधा कर दीजिए यानी 3 आ गया। यदि विषम संख्या है ना, तो माध्यिका के लिए फार्मूला होता है, यानी यदि विषम है, क्या है, विषम है, यानी पदों की संख्या विषम है, तो माध्यिका के लिए फार्मूला होता है n+1/2वें पद का मान, समझ गए। और यदि n सम है, n क्या है, सम संख्या है, n सम संख्या है, तो फार्मूला होता है यानी यदि सम संख्या है, तो इसके लिए माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर n/2, भाई सम संख्या 2 से भाग दे दीजिए, n/2वें पद का मान और धन n/2 धन 1वें पद का मान, और ये पूरे का बटे होता है 2। चलिए यहाँ लिख देते हैं। हाँ, तो ऐसा करने से पहले देखिए, इस फार्मूले को लगाने से पहले एक काम और करना है। ये जो डाटा दिया हुआ रहेगा ना, इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, समझ रहे, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में पहले इसको आप लिखेंगे। तो ये तो ऑलरेडी जो है बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तो लगा दीजिए 1/2, n की जगह कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n का मान आ गया 6। तो 6 पद हैं यानी सम संख्या, तो यही लगेगा ना, 6/2, n का मान जो है वो कितना है, 6।
n बराबर 6 है तो रखिए 1/2 n की जगह 6/2 वें पद का मान आप लिख लीजिए, ठीक है, और प्लस 6/2 धन 1 वें पद का मान, ठीक है। अभी काटिए, क्या आया, तीसरे पद का मान कितना आया, 1/2 3 वें पद का मान धन 3 में 1 जोड़ देना है, यानी 4 वें पद का मान, ठीक है। तीसरा पद कौन है, ये 16 और चौथा पद है 17। तो आप यहाँ से लिखेंगे, चलिए ऊपर लिख देते हैं, ये 1/2, तीसरा पद कितना है 16 और प्लस 17। अब इसको जोड़िए, 16 दूनी 32 1 33 है ना, 7 6 13 1 1 2 1 3/2, 2 से काटिए, 2 1 कम 2 और 2 6 12 है ना, 0.5, तो ये आ गया 16.5। अच्छा, इसमें 33/2 दिया है, ठीक है। तो यदि 16.5 दिया होता वो भी सही होता, यही दे दिए हैं 33/2। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, नहीं आया फिर से देखिए बैक करके, सारी बातें हमने बताई हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ये 19वां। कुछ प्रेक्षणों का माध्य जो है वो है 27 और बहुलक है 45, तो माध्यिका निकालनी है, ठीक है। तो इसमें जो है फार्मूला होता है, लिख दे रहे हैं, बहुलक बराबर होता है, चलिए यही लिख दे रहे हैं, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, आप जल्दी से लगाइए। बहुलक बराबर होता 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक। इसमें मान रख करके इसको सॉल्व करिए और जो है कमेंट में उत्तर बताइए, आपने हमसे पहले सॉल्व किया था, करिए। कर लिए, बहुत बढ़िया। चलिए यहीं सॉल्व करते हैं हम भी। 3 गुणे माध्यिका कितना है, माध्यिका होगी वो तो निकालना है, चलिए माध्यिका x लिख देते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 27, बहुलक कितना है 45, सॉल्व करिए इसको। 45 बराबर 3x माइनस 7 दूनी 14 2 दूनी 4 1 5, 27 दूनी 54, इसको इधर ले आइए, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो 3x बराबर 45 प्लस 54, ठीक है। 45 को देखिए 54 के पास कर दिए हैं। अब ये 5 4 9 5 4 9, ये आया आपका 3x, x बराबर आ गया 99/3, काट दीजिए, आएगा कितना 33, तो x का मान आ गया 33, यानी माध्यिका आ गई 33, तो बी वाला ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, देखिए बहुलक में 4 अंक है, 4 3 2 याद रख लीजिए, 4 3 2, 3 अंक 2 अंक, 3 में से 2 घटाइए, बहुलक आ गया। 3 गुणे माध्यिका माने 2 गुणे माध्य, ठीक है। याद करने का तरीका और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए लास्ट अंतिम प्रश्न, क्या है, एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, देखिए प्रायिकता बराबर होता है, फार्मूला क्या, प्रायिकता आपको हम बहुत ही आसानी से ऐसे बताएंगे ना कि कोई भी प्रश्न हो आप देख करके चुटकियों में सॉल्व करेंगे। प्रायिकता बराबर हो गया, देखिए प्रायिकता बराबर क्या होता है, ये संभावित संभावना, संभावित परिणाम, चलिए लिख दे रहे हैं, संभावित परिणाम और बटे कुल परिणाम, ये फार्मूला आप याद रखिए, ठीक। तो देखिए पासे में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 और
6 होते हैं, ये अंक होते हैं पासे में। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं 3 से छोटी विषम संख्या आने की, तो संभावित परिणाम जो है वो कितना हो सकता है? 3 से छोटी विषम संख्या कौन है? विषम संख्या 3, 1 और ये 5, ये 3 विषम संख्याएं हैं। तो 3 से छोटी विषम संख्या कौन है? 1, यानी संभावित परिणाम कितना हो गया? 1। और कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? यदि पासे को हमने फेंका तो क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। तो कितनी चीजें आ सकती हैं? 6 चीजें आ सकती हैं। तो कुल परिणाम कितना हो सकता है? 6, यानी 1/6 होगा। कहाँ है? ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुविकल्पीय के 20 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा कंप्लीट तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। इसमें देखिए जितने प्रीवियस ईयर है, मॉडल पेपर है, सब कुछ इसी चैनल पर आपको सॉल्व मिलेंगे। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।